अस्सलामुअलैकुम। 24 दिसंबर 1971 साउथ अमेरिका में लांसा एयरलाइन की फ्लाइट 508 पेरू कंट्री के कैपिटल लीमा से उड़ान भरती है। इस हवाई जहाज में बैठे हैं कुल 86 पैसेंजर और ये जा रहा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से पेरू के पुकल्पा शहर की तरफ। सफर के शुरू का आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल था। क्रू पैसेंजर को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। पायलट्स आपस में बात कर रहे थे अपनी फैमिली को लेकर और सभी पैसेंजर्स काफी खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस का था। सब अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये हवाई जहाज नीचे उतरने की तैयारी करने लगता है, काले बादल छा जाते हैं और अचानक से खतरनाक तूफान दिखाई देता है। पायलट्स फैसला करते हैं कि वो इस तूफान से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा प्लेन इसके अंदर घुसा देते हैं। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, बिजली चमकने लगती है और टर्बुलेंस की वजह से ये प्लेन काफी हिलने लगता है, बहुत ही ज्यादा हिलने लगता है। टर्बुलेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि पैसेंजर्स का जो सामान ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखा था वो बाहर निकल के पैसेंजर्स के ऊपर गिरने लगता है। सभी पैसेंजर्स में अब दहशत फैल जाती है। लगभग 20 मिनट तक, इमेजिन करें 20 मिनट तक ऐसा ही चलता रहता है और फिर अचानक से 21,000 फीट की ऊंचाई पर इस प्लेन के ऊपर बिजली गिर जाती है। ये बिजली प्लेन के राइट विंग पर गिरती है, जिसकी वजह से राइट विंग में आग लग जाती है और कुछ ही देर बाद ये राइट विंग प्लेन से टूटकर अलग हो जाता है और साथ में ही कुछ लेफ्ट विंग का हिस्सा भी जमीन पर गिरने लगता है। पुकल्पा में लैंड करने से सिर्फ 15 मिनट पहले लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये प्लेन टुकड़ों में बिखरने लगता है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ग्राउंड पर इस प्लेन को फॉलो कर रहे थे, अचानक से उन्हें दिखाई देता है कि इस प्लेन का डॉट रिडार से अचानक गायब हो गया है। ऐसा देख कुछ लोगों ने उम्मीद की कि शायद इस प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली होगी, लेकिन जल्द ही ये क्लियर हो जाता है कि ये प्लेन पूरे तरीके से क्रैश कर चुका था। इसके बाद पेरू कंट्री की हिस्ट्री में सबसे बड़ा सर्चिंग ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। कुछ दिनों बाद जब रेस्क्यू वर्कर इस क्रैश साइट पे पहुंचते हैं अमेज़न के जंगल के बीचों बीच, तो उन्हें चारों तरफ प्लेन की रैकेज बिखरी हुई दिखाई देती है। मुसाफिरों का सामान दरख्तों की शाखों पे लटका हुआ था, सूटकेसेस हवा में ही खुल गए थे और पैसेंजर्स के क्रिसमस गिफ्ट दरख्तों पे इस तरह से लटके हुए थे जैसे किसी क्रिसमस ट्री को सजाया हो। चारों तरफ लोगों की खोज की जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों तक चलता है और जब कोई भी सर्वाइवल नहीं मिलता तो ये मान लिया जाता है कि इस प्लेन में बैठे सारे मुसाफिर मर चुके हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर आखिर कौन ही जिंदा बच पाया होगा, लेकिन ये बात सच नहीं थी। पूरी दुनिया इससे अभी भी अनजान थी। एक पैसेंजर अभी भी जिंदा बची थी। किसी भी इंसानी बस्ती से मीलों दूर अमेज़न के घने जंगलों के बीचों बीच एक 17 साल की लड़की अभी भी जिंदा थी, जूलियाने कोपेक। ये एक बहुत ही कमाल का करिश्मा था, लेकिन मुश्किल ये थी कि ये अकेली लड़की जख्मी हालत में अमेज़न के जंगलों में गिरी पड़ी थी। अब कोई भी इसे ढूंढने आने वाला नहीं था क्योंकि रेस्क्यू टीम अपने सर्च ऑपरेशन को बंद कर चुकी थी। बाकी पैसेंजर्स की तरह इसके घर वाले भी इसे मुर्दा मान चुके थे। जूलियाने असल में अपनी माँ मारिया के साथ इस प्लेन में बैठी थी। ये दोनों अमेज़न जंगल के बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन पेंगुआना पहुंचना चाहते थे, जिसे जूलियाना के दोनों पेरेंट्स ने ही एस्टेब्लिश किया था क्योंकि इसके दोनों पेरेंट्स जूलॉजिस्ट थे। प्लान ये था कि यहाँ पर पूरी फैमिली मिलकर क्रिसमस मनाएगी। वैसे तो ओरिजिनल प्लान इन्होंने कुछ दिन पहले ही घर जाने का बनाया था, लेकिन जूलियाने को अपनी ग्रेजुएशन पार्टी के लिए लास्ट मोमेंट फ्लाइट लेनी पड़ी। क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से बाकी सारी एयरलाइंस की टिकट्स सोल्ड आउट हो चुकी थी। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, लांसा एयरलाइन। जूलियाना के फादर ने पहले भी कई बार कहा था कि इस एयरलाइन से कभी ट्रेवल मत करना, ये बहुत ही घटिया एयरलाइन है, लेकिन अब इन्हें घर जल्दी पहुंचना था और इसके अलावा इनके पास दूसरी कोई ऑप्शन है ही नहीं थी। तो इसकी माँ ने इसी एयरलाइन की टिकट बुक कर ली। असल में बात दरअसल ये है कि उस जमाने में इस एयरलाइन की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। लोग मजाक में स्पेनिश में कहते थे लांसा से लांजा दे पांजा। इसका मतलब होता है कि लांसा पेट के बल गिरता है। और हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि पिछले कुछ सालों में इनके कई प्लेन क्रैश कर चुके थे और ये वाला प्लेन लांसा का आखिरी प्लेन था। एक टर्बो प्रोपेलर प्लेन लॉकहेड कंपनी का मॉडल L188 इलेक्ट्रा। इस प्लेन को रेगिस्तान के ऊपर से फ्लाई करने के लिए डिजाइन किया गया था क्योंकि इसके विंग्स बाकी प्लेन्स की तरह फ्लेक्सिबल नहीं थे और प्लेन की बॉडी से
से बहुत ही टाइटली अटैच थे। इसी वजह से ये प्लेन टर्बुलेंस झेल नहीं पाता था और कई साल पहले इसे अमेरिका में सर्विस से हटा दिया गया था। फ्लाइट में बैठे मुसाफिरों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि इस प्लेन को पहाड़ों के ऊपर से नहीं उड़ाना है और इस फ्लाइट में ये प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर से गुजारा जा रहा था। अब जब बिजली इस प्लेन पर गिरी और जब ये हादसा हुआ, जूलिया ने इस प्लेन की सीट नंबर 19F पर बैठी हुई थी, जो कि एक विंडो सीट थी। जूलिया ने जिस सीट पर बैठी थी वो 3 रो की सीट टूटकर प्लेन से अलग हो गई थी। क्योंकि इस लड़की ने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई थी तो ये अपनी सीट से बंधी रही और 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी अपनी सीट के साथ। और यहाँ पे जो हुआ वो इंसानों की हिस्ट्री में सबसे अनबिलीवेबल मिरेकल था। जूलिया ने अपनी सीट के साथ नीचे की तरफ गिरने लगी। प्लेन के चीखों पुकार और शोर के मुकाबले अब सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा के तेज प्रेशर की वजह से सीट बेल्ट उसके पेट में इतनी जोर से धंस रही थी कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। नीचे अमेज़न का घना जंगल, दरख्त इतने घने थे कि जमीन नजर नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई ब्रोकली का खेत हो। गिरते गिरते जूलिया ने हवा में ही बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसे दिखता है कि वो जंगल की जमीन पर पड़ी हुई थी। तारीख थी 25 दिसंबर, क्रिसमस की सुबह। पूरी रात बारिश हुई थी जिसकी वजह से जूलियाने के पूरे कपड़े कीचड़ से भर गए थे और जूलियाने पूरी रात बेहोश रही थी। होश में आने के बाद ये कई बार कोशिश करती है खड़े होने की, लेकिन जैसे ही ये खड़े होने की कोशिश करती है उसके फौरन बाद ही ये बेहोश हो जाती है। कई बार ये अटेम्प्ट्स करने के बाद वो होश बनाए रखती है और खड़ी हो जाती है। खड़े होने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी कॉलर बोन टूट चुकी है, घुटने में भारी मोच आई है, राइट शोल्डर और लेफ्ट पाँव पे कुछ जख्म आए हैं। इसके अलावा एक आंख सूजकर पूरे तरीके से बंद हो चुकी है और दूसरी आंख से भी बस हल्का सा एक लाइन जितना नजर आ रहा था। जूलियाने की नजर पहले ही कमजोर थी, अब उसका चश्मा भी खो चुका था, एक सैंडल भी गायब था और उसे कंकोशन भी था। एक सवाल अब आपके मन में उठ रहा होगा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ये जिंदा कैसे बची रही। तो उसके पीछे 3 मिरेकलेस चीजें हैं जिनकी वजह से इसकी जान बची। पहला, तूफान की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली तेज हवाएं, जिन्हें अपड्राफ्ट कहा जाता है। जमीन से आसमान की तरफ हवा बह रही थी तूफान की वजह से, जिसकी वजह से कोई भी चीज नीचे गिरती तो ऊपर की तरफ पुश हो जाती। इन्हीं हवाओं ने जूलियाने की गिरने की रफ्तार को कम कर दिया। दूसरा, गिरते वक्त इसकी सीट्स की रोज बहुत तेजी से घूम रही थी, इतनी तेजी से गोल गोल घूमने लगी कि यह हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह काम करने लगी। इस वजह से गिरने की स्पीड और कम हो गई। और तीसरा, अमेज़न के घने जंगल के पत्तों ने और वहाँ पे मौजूद जंगल की बेलों ने जाल सा बना दिया था जो कि किसी गद्दे की तरह एक्ट किया। इसकी वजह से जब वो जमीन पर गिरी तो सीधे टक्कर लगने से बच गई। इसके अलावा लक ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि वो किस जगह पे गिर रही है, किस दरख्त पे गिर रही है, उसकी बॉडी किस तरफ पॉइंट थी जब वो गिर रही थी। ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। इन सभी वजूहात के बावजूद भी जिंदा बचना कितना रेयर है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन में बैठे मुसाफिरों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन जूलियाने के लिए असली खतरा तो अभी शुरू ही हुआ था। अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच ये एकदम अकेली थी। इसने अपने हाथ पैरों की मदद से इधर उधर होकर अपनी माँ को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल में आवाज थी तो बस मेंढकों की, कीड़े मकोड़ों की और चिड़ियाओं की। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जूलियाने के लिए ये अमेज़न का जंगल नया नहीं था, क्योंकि ये कोई आम शहरी लड़की नहीं थी। इसने अपनी जिंदगी के 3 साल अपने जूलॉजिस्ट माँ बाप के साथ पेंगुआना रिसर्च सेंटर में गुजारे थे। उसे पता था कि जंगल में जहरीले जानवर कौन से हैं, कौन से पौधे खतरनाक हैं और मुश्किल में क्या करना चाहिए। ये जानती थी ऐसी सिचुएशन में इतनी जख्मी हालत में भी डरना नहीं है, बल्कि सिर्फ सोचना है। कुछ घंटों के आराम के बाद जूलियाने की हालत ऐसी हो जाती है कि वो आराम से चल फिर सकती है। पहला काम वो करती है अपनी माँ को और बाकी पैसेंजर्स को ढूंढने का। वो जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। टाइम टाइम पर उसे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की आवाजें सुनाई देती, लेकिन जंगल इतना घना था कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की तरफ से उन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन था। उसे एहसास होता है कि वो जंगल में अकेली ही है और जो कुछ भी करना है उसे अकेले ही करना है। जिंदा रहने के लिए 2 ही इमीडिएट चीजों की जरूरत थी और वो थी खाना और पानी। यहाँ पे वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करती है। तो पर जमी वाटर ड्रॉप्स को चाट कर वो अपनी प्यास बुझाती है। उसके बाद वो अपने आसपास खाना ढूंढने की कोशिश करती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं कि इतने घने जंगल में बहुत सी चीजें खाने को उगती होंगी, लेकिन ये बात एक्चुअली में सच नहीं है, क्योंकि अमेज़न का जंगल इतना घना है कि नीचे तक धूप नहीं पहुँच पाती। जमीन पर ज्यादा चीजें उगती नहीं है, सिर्फ 20 मीटर की ऊंचाई पर ही पाम फ्रूट्स उगते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए दरख्तों पर चढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। सबसे पहले जूलियाने को मशरूम्स दिखाई देते हैं, लेकिन उसे शक हुआ कि ये जहरीले हो सकते हैं, तो उसने उसे छुआ तक नहीं। इसके बाद उसे इटालियन फ्रूट केक का बक्सा दिखता है, जो कि उसी प्लेन से गिरा था, लेकिन रात भर बारिश में भीगने की वजह
वजह से वो खाने लायक नहीं था। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसे प्लेन से गिरा हुआ कैंडीज का पैकेट मिलता है, जिसमें सिर्फ 30 कैंडीज थी। वो सोचती है कि पता नहीं शायद मुझे कितने दिनों तक इन कैंडीज पर ही गुजारा करना पड़े, तो वो हर दिन सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी कैंडीज खाने का फैसला करती। इसके हाथ में एक घड़ी भी थी जो उसकी दादी ने गिफ्ट की थी। अब अगला फैसला बहुत ही मुश्किल था। जूलियाने को पता था कि अगर उसने सरवाइव करना है तो उसे चलते रहना होगा जब तक उसे कोई इंसानी बस्ती नहीं मिल जाती। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। कुछ देर तक तो वो क्रैश साइट के आसपास ही भटकती रही। फिर उसे अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती है पानी टपकने की। जब उसने उस पानी का सुराग ढूंढा तो झाड़ियों के पीछे से मिट्टी से निकलती हुई छोटी सी नाली दिखाई दी। ये उम्मीद की पहली किरण थी। जूलियाना के फादर ने उसे सिखाया था कि अगर कभी जंगल में कहीं खो जाओ तो बहते हुए पानी को ढूंढो और उसे फॉलो करो। छोटे से पानी की नाली तुम्हें स्ट्रीम तक ले जाएगी। वो छोटी स्ट्रीम आगे जाके एक नदी बन जाएगी। वो छोटी नदी आगे चलकर बड़ी नदी बन जाएगी और अगर धीरे धीरे तुम इसके किनारे पर चलते रहो तो तुम्हें इंसानी आबादी जरूर मिल जाएगी। जूलियाने के पास यही एक स्ट्रेटजी थी, तो वो पानी को देखकर आगे उसके साथ चलती रहती है। अमेज़न के घने जंगलों में जहाँ पे 8 फीट तक लंबे एलिगेटर्स पाए जाते हैं, सांप, मकड़ियाँ और खतरनाक तरीके की स्पीशीज रहती हैं, वहाँ ये 17 साल की अकेली लड़की निकल पड़ी थी। इसे ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है, कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बस इतना पता था कि पानी को फॉलो करते रहना है। सुनने में तो ये बात बहुत ही आसान लगती है कि पानी को फॉलो करते रहो, लेकिन पानी हमेशा अच्छी सी जगहों पे नहीं बहता है। बहुत बार गिरे हुए दरख्त सामने आते हैं, घनी झाड़ियाँ और फिसलन भरे पत्थर रास्ते की रुकावट बनते हैं। ये जंगल इतना डेंस था कि झाड़ियों को काटकर ही आगे बढ़ा जा सकता था। इन सभी वजूहात की वजह से वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई थी कि तभी अचानक से अंधेरा होने लगा। उसने अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। रब उसके सामने अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज था, घने जंगल में रात में सरवाइव करने का। रात में कोई भी जंगली जानवर बड़ी आसानी से हमला कर सकता है। जूलियाने को इस बात का अच्छी तरह से पता था कि ऐसी सिचुएशन में किसी न किसी सेफ जगह पे सोना चाहिए, जहाँ पे पीठ की तरफ कोई बड़ा दरख्त या कोई बड़ी चट्टान हो, ताकि कोई भी जानवर पीछे से हमला ना कर पाए। इसके फादर ने इसे ये भी सिखाया था कि कैसे लकड़ियों और पत्थर को रगड़कर आग लगाई जा सकती है। लेकिन अफसोस इस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। सब कुछ गीला हो चुका था और आग जलाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। थकावट और चोट की वजह से उसे नींद आ जाती है, लेकिन थैंकफुली वो ऐसी जगह सोई थी जो लगभग सेफ ही थी। अगले दिन जब इसकी आंख खुली तो इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन इसे पता था अगर जिंदा रहना है तो चलते रहना होगा। चश्मा ना होने की वजह से दूर का भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए कोई शॉर्टकट भी नहीं लिया जा सकता था। रास्ते में चलते चलते इसे बड़ी ही खतरनाक मकड़ी दिखाई दी, दी गोलियत बर्ड ईटर, दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी। ये मकड़ी इतनी बड़ी है कि ये छोटी छोटी चिड़ियों को बड़ी आराम से खा सकती है। लेकिन जूलियाने को इस बात का बड़े अच्छे से पता था कि ऐसे जानवरों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। तीसरे दिन जूलियाने को प्लेन क्रैश का पहला रैकेज मिलता है। ये एक टरबाइन था जो पूरे तरीके से काला हो चुका था। अभी भी उसे दिन में 1-2 मरतबा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो हेल्पलेस थी। कोई भी तरीका नहीं था उनको इशारा देने का। ये तीसरा दिन जैसे जैसे शाम में बदलता है उसकी घड़ी भी काम करना बंद कर देती है। चौथा दिन शुरू होता है और उसे कुछ किंग वल्चर दिखाई देते हैं। ये लाशों को खाने के लिए जाने जाते हैं और जूलिया समझ चुकी थी कि आसपास कोई लाश जरूर है। थोड़ा आगे बढ़ने पर ही इसे प्लेन की सीट्स की रोज दिखाई दी, जिसमें 3 लोग अभी भी अपनी सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। ये लोग सर के बल जमीन पर इतनी तेजी से नीचे गिरे थे कि इनके सर जमीन के अंदर 3 फीट तक धंस चुके थे और इनके पैर ऊपर की तरफ थे। ये एक बहुत ही डरावना सीन था। कुछ पल के लिए जूलियाने ये देखकर पैरालाइज हो गई। इन 3 मुसाफिरों में से एक औरत भी थी। जूलियाने को डर लगने लगा कि कहीं ये उसकी माँ तो नहीं। धीरे धीरे इसने अपने कदम आगे बढ़ाए और एक डंडे की मदद से उन पैरों की तरफ देखने लगी। जैसे ही वो करीब आई तो उसने देखा कि पाँव पर नेल पॉलिश लगी थी। ये देखकर उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि उसकी माँ नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। जूलियाने ने आसपास देखा कि कहीं कोई और बॉडी या कोई पैसेंजर इंजर तो नहीं, लेकिन वहाँ मेटल के टुकड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसने फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पानी के किनारे किनारे आगे बढ़ती रही। ऐसे ही करते करते दिन गुजरते रहे। उसे खाने को और कुछ भी नहीं मिला। उसका सेंस ऑफ टाइम भी खत्म होने लगा था। पता नहीं क्या टाइम हो गया होगा, पता नहीं कौन सा दिन चल रहा है। सारे दिन एक जैसे लग रहे थे, सारी रातें एक जैसी। वो जहनी तौर पर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसे जंगल में घूमते हुए कितने दिन हो गए। वो बस अपने मन में एक ही बात दोहराई जाती थी कि पानी के किनारे किनारे चलते रहना है और पानी को फॉलो करते रहना है। धीरे धीरे करते छोटी स्ट्रीम बड़ी नदी में बदल चुकी थी, लेकिन इतने दिनों बाद उसकी भूख बिल्कुल अनबेरेबल बन चुकी थी। उसके पास जितनी भी कैंडीज थी वो सब खत्म हो चुकी थी। ना ही इसके पास मछलियों को पकड़ने के लिए कुछ था, ना ही रूट्स को बॉयल करने का कोई सिस्टम था। खाने की जगह उसने सिर्फ नदी का पानी पीकर
पीकर गुजारा करने की सोची। इस पानी में मौजूद मिनरल्स की वजह से कुछ देर तो पेट भरा हुआ महसूस होता, लेकिन कुछ देर बाद फिर दोबारा भूख लग जाती। धीरे धीरे वो बहुत ही कमजोर और बहुत ही नाउमीद होती जा रही थी। उसे पता नहीं था कि ऐसा कर करके वो कितने दिन और जंगल में सरवाइव कर पाएगी। छठे दिन जूलियाने को एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर उसे अचानक से जोश आ जाता है। ये सुनकर वो तेजी से चलने लगती है। असल में ये आवाज हॉर्डजिन बर्ड की थी। उसने ये आवाज पहले भी सुनी हुई थी। उसे पता था कि ऐसी चिड़िया नदी के पास खुले पानी के करीब अपना घोंसला बनाती है। इसका मतलब ये था कि एक बड़ी नदी बहुत ही करीब थी। और जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ी तो उसने देखा कि छोटी सी स्ट्रीम आगे चलकर बड़ी नदी में मिल रही है। लेकिन इस बड़ी नदी के किनारे तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि स्ट्रीम का मुंह कांटेदार झाड़ियों से कवर्ड था और यहाँ से जूलियाने का क्रॉस कर पाना मुश्किल था। इसलिए वो वापस मुड़ती है और कई किलोमीटर घूमकर वापस जंगल से इस बैरियर को क्रॉस करती है। इसमें उसका कई घंटों का वक्त गया, लेकिन आखिरकार वो किनारे तक पहुंच चुकी थी। ये नदी लगभग 30 फीट चौड़ी थी। जंगल में इतने दिन गुजारने के बाद जूलियाने को पहली बार खुला आसमान दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। बहुत देर से उसे रेस्क्यू प्लेन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो आवाज बहुत दूर से आ रही थी। लेकिन कुछ आधे घंटे में एक प्लेन बहुत ही नजदीक आ जाता है। वो प्लेन सीधा उसके सर के ऊपर से गुजरने लगता है। जूलियाने बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और खड़ी होकर प्लेन की तरफ वेव करने लगती है। जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। प्लेन में बैठा पायलट अनफॉर्चुनेटली उसे नहीं देख पाता और प्लेन आगे ही चलता जाता है। और जो दूर रेस्क्यू प्लेन की आवाजें आ रही थी वो भी आना बंद हो चुकी थी। कुछ घंटे गुजरने के बाद उसे समझ आ जाता है कि रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका है। एक बार फिर से जूलियाने की हिम्मत टूटने लगती है। अभी तक तो सिर्फ उसका टारगेट यही रहा था कि नदी तक पहुंचना है, लेकिन अब उसे नदी के पास पहुंचने पर एहसास होता है अपने अकेलेपन का। उसे लगने लगा कि उसके जिंदा रहने के चांसेस अब 0 हैं। वो गिव अप करने ही वाली थी कि तभी उसके जहन में उसके बाबा की हुई बात याद आती है कि जहाँ पे नदी है वहाँ लोग भी होंगे। जूलियाने इस बात को सोचकर खुद को मोटिवेट करती है और सोचने लगी कि वो कभी ना कभी तो लोगों तक पहुंच ही जाएगी अगर नदी के किनारे तक चलती रही। तो इस आखिरी उम्मीद के साथ वो आगे चलती रहती है। दिन गुजरते जाते हैं और गुजरते दिनों के साथ उसकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उसके हाथ पर जो जख्म थे उस पे मक्खियों ने अंडे दे दिए थे। That I had on my arm. The flesh flies had laid their eggs there. Maggots had hatched and they had eaten themselves deep into my flesh. और उन अंडों से अब छोटे छोटे कीड़े निकलने लग गए थे। इन कीड़ों को अपने जख्मों से सिर्फ कैरोसिन या अल्कोहल से निकाला जा सकता है, लेकिन जूलियाने के पास इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक सिल्वर रिंग थी। इसने अपनी उस रिंग को उतारकर अपने जख्मों से कीड़ों को निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कीड़े इसकी स्किन में बहुत अंदर तक घुस गए थे। अब इसे डर लगने लगा था कि अगर जख्म में इन्फेक्शन हो गया तो इसे अपना हाथ भी काटना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ इसने अपनी अपर बैक स्किन को भी देखा, अपने हाथ के टच से, जो कि बुरे तरीके से जल चुकी थी और वहां से खून भी बह रहा था। सभी प्रॉब्लम्स को लेकर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो उसने वही किया जो उसके हाथ में था। नदी के किनारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहो। कुछ देर बाद उसने रियलाइज किया कि नदी के किनारे किनारे चलने की बजाय क्यों ना नदी में कूदकर स्विम ही कर लिया जाए। तो वो नदी में कूद जाती है और पानी के बहाव के साथ साथ आगे बहने लगती है। घंटों तक बहने के बाद उसे किसी घर की छत दिखाई देती है और कुछ देर बाद उसे मुर्गी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन असल में ये दोनों चीजें वहाँ पर थी ही नहीं। असल में वो हेलुसिनेट कर रही थी। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वो नदी से बाहर निकल जाती है और जैसे ही अगले दिन सुबह होती है वो वापस से नदी में कूद जाती है और अगले कुछ दिनों तक वो ऐसे ही करती रहती है। और ये करना किसी भी खतरे से खाली नहीं था। एक दिन वो जब नदी के किनारे लेटी हुई थी तो एक प्रेग्नेंट फीमेल एलिगेटर उसकी तरफ अटैकिंग पोजीशन में बढ़ने लगी। यहाँ पर एक बार फिर से जूलियाने की जंगल को लेकर नॉलेज काम आई। उसे पता था कि इस टाइप के एलिगेटर पानी में शिकार नहीं करते। वो फौरन पानी में चली गई और पानी के बहाव के साथ साथ बहने लगी। कई बार ये चीज बार बार करने के बाद वो ठंडे पानी की वजह से और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। खाना अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसने मेंढकों को पकड़कर खाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त तक वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उससे एक मेंढक भी नहीं पकड़ा गया। नदी के बहाव के साथ चलते चलते उसे हिरन जैसे जानवर भी दिखे और ये बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं था। जूलियाने ये बात
जानती थी कि ऐसे जानवर इंसानी बस्तियों के पास नहीं मिलते। 10वां दिन आते आते वो बिल्कुल पूरे तरीके से हिम्मत हार चुकी थी। जूलियाने के पास खुद को मोटिवेट करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था। अब उसे सही में लग रहा था कि अब शायद वो जिंदा नहीं बचेगी। एक और पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है नदी में तैरते तैरते। सूरज गुरूब हो जाता है और अंधेरा होने लगता है। वो नदी से निकलती है और पास ही किनारे पर लेटकर आराम करने लगती है कि तभी उसे कुछ दिखाई देता है। नदी के दूसरे किनारे उसे एक बड़ी बोट दिखाई देती है। उसे लगता है कि फिर से ये उसका हेलियोसेशन तो नहीं। उसे यकीन नहीं होता। वो अपनी आंखों को रब करके दोबारा देखती है। बोट अभी भी वहीं पर थी। 3 बार अपनी आंखों को रब करने के बाद जब वो देखती है वहाँ पे सच में एक बोट मौजूद होती है। वो फौरन से उस बोट के पास तैर कर जाती है, उसे छूती है तो उसे यकीन आता है कि हाँ ये तो सच में एक बोट है। बोट के बगल में ही उसे एक छोटा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ रास्ता दिखाई देता है। जूलियाने अपने जिस्म में मौजूद बची कुची ताकत को लगाकर उस रास्ते पर चढ़ने लगती है। ऊपर एक झोंपड़ी बनी हुई थी। जैसे ही वो उस झोंपड़ी में झांक कर देखती है उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। एक्चुअली में वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता था, लेकिन झोंपड़ी के अंदर पेट्रोल जरूर रखा हुआ था। जूलियाने उस कैन से पेट्रोल निकालती है और सीधा अपने जख्म पर बहा देती है ताकि उस जख्म में से मौजूद कीड़ों को निकाल सके। और ऐसा करने से उसे बहुत ज्यादा दर्द होती है क्योंकि कीड़े पेट्रोल से बचने के लिए जिस्म के और अंदर घुसते चले जा रहे थे। धीरे धीरे कर वो कीड़े बाहर निकलने लगते हैं और वो एक एक करके उन कीड़ों को गिनना शुरू करती है तो उस जख्म में से निकलने वाले कीड़ों की तादाद कुल 30 थी। जूलियाने फैसला करती है कि वो इसी झोपड़ी पर बैठकर किसी इंसान के आने का इंतजार करेगी। रात हो जाती है। रात के बाद सुबह हो जाती है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता। वो दोबारा से सोचती है कि और आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, लेकिन अब उसके जिस्म में ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी। अगले पूरे दिन बस वो वहीं पे लेटी रहती है। वो पूरी तरीके से नाउमीद हो चुकी थी। लेकिन उसी शाम जब अंधेरा होने लगता है उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। जूलियाने को लगता है कि कहीं फिर से वो हेलुसिनेट तो नहीं करने लगी, लेकिन तभी उसने 3 लोगों को जंगल से बाहर निकलते देखा। इन लोगों ने जैसे ही जूलियाने को देखा वो एकदम से डर कर पीछे हट गए। हटे हुए कपड़ों में एक वाइट लड़की जिसकी आंखें सूजी हुई थी और बॉडी पर इतने सारे जख्म थे। उन लोगों को लगा कि कहीं ये कोई शैतान तो नहीं। और यहाँ पे अमेज़न के जंगलों में लोगों की कई माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। 3 लोगों ने भी ऐसी कई कहानियां सुनी हुई थी, इसलिए उन्हें लगा कि ये कोई शैतान है। जूलियाने उन्हें देखकर अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बोलने की कोशिश करती है। वो स्पेनिश में कहती है कि मैं लांसा प्लेन क्रैश में बची हुई इकलौती लड़की हूँ और मेरा नाम जूलियाने है। ये सुनकर उन लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया क्योंकि उन लोगों ने खबरें सुन रखी थी कि उस प्लेन क्रैश में सभी लोग मारे जा चुके हैं। अगर ये बात सच है कि तुम उस प्लेन की सर्वाइवल हो तो तुम इकलौती बची हो। ये सुनकर जूलियाने का दिल दहल जाता है। उसे एहसास होता है कि इसका मतलब उसकी माँ भी जिंदा नहीं बची। और इसी बात से उसे मोटिवेशन भी मिलती थी, लेकिन अब फाइनली इस बात को हजम करना मुश्किल था। और इन 3 लोगों का भी वहाँ पर आना किसी मिरेकल से कम नहीं था क्योंकि वो लोग कहीं और जा रहे थे। तेज बारिश की वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो आज की रात इस झोंपड़ी में रुक जाएंगे। ये लोग जूलियाने को एक पैंट, शर्ट और एक रोटी का टुकड़ा देते हैं। साथ ही ये लोग उसके जख्म को साफ करते हैं और वहाँ से कीड़ों को निकालते हैं। अगली सुबह ये लोग जूलियाने को लेकर गाँव की तरफ जाते हैं। गाँव वाले भी पहली बार जूलियाने को इस हालत में देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसकी आंखों की सभी ब्लड वेसल बर्स्ट हो चुकी थी, जिससे इसकी आंखें एकदम लाल पड़ चुकी थी। गांव में इसके जख्मों को और ज्यादा साफ किया जाता है और फिर यहाँ से प्लेन से जूलियाने को यरीना कोचा ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बेटर ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ दिनों बाद जूलियाने अपने घर जिंदा सही सलामत घर वापस पहुँचती है। कुल मिलाकर वो 11 दिन तक मौत से लड़ती रही। अमेज़न के घने जंगलों में अकेले सरवाइव करती रही। इस कमाल की कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया कि एक 17 साल की लड़की मौजज़ाती तौर पर 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरी अमेज़न के घने जंगलों के बीचों बीच और 11 दिनों तक खतरनाक जंगल में जिंदा रही। जूलियाने जंगल से तो बाहर आ गई, लेकिन जंगल उससे कभी भी बाहर नहीं निकला। बाद में जाकर वो कॉलेज में पढ़ाई करती हैं बायोलॉजी पर और एक मशहूर जूलॉजिस्ट बन जाती हैं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अपनी पूरी जिंदगी वो अमेज़न के जंगलों और जानवरों को कंजर्व करने में लगा देती है। साल 2000 में अपने फादर के गुजर जाने के बाद ये पेंगुआना रिसर्च सेंटर की हेड बन जाती हैं। ये वही रिसर्च सेंटर जो इसके पेरेंट्स ने शुरू किया था। आज 2025 में जूलियाने कोपेक एक मशहूर जूलॉजिस्ट हैं, 71 साल की हैं और अभी भी जिंदा हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।
Bye.